तो देखो मैंने बताया था कि अगर एक ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है तो ऐसा करने के दो मेथड होते हैं। एक तो होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने स्टार्ट कराया हुआ है अभी क्लास के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब जब सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दैट इज फीमेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट जब इन्वॉल्व होता है और एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? बोलो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है असेक्सुअल मतलब असेक्स, एक ही तरह का सेक्स गैमेट है, फीमेल है ना, मेल नहीं, फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और मैंने कुछ मेथड बताए थे कि असेक्सुअल के अंदर फिशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, बर्डिंग होती है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो ये कुछ मेथड होते हैं जो मैंने असेक्सुअल के अंदर बताए थे, लेकिन अभी तक शायद मैंने एक ही एक्सप्लेन करवाया है, फिशन। दो तरह का फिशन हमें देखने को मिलता है, एक होता है हमारा बाइनरी फिशन और एक होता है हमारा मल्टीपल फिशन। बाइनरी में क्या होता है? जब एक से दो तरह के सेल बनते हैं, एक से दो में डिवाइड होता है। और मल्टीपल फिशन में क्या होता है? जब एक से कितने सारे बनते हैं, जैसे कि हमारा प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। और बाइनरी जैसे कि हमें अमीबा में देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। देखो, फ्रेगमेंटेशन कराने के साथ साथ मैं तुम्हें थोड़ी सी बातें समझाऊंगा रीजनरेशन। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में दोनों में एक ही बात है, तो फिर फर्क क्या है? फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में कुछ खास फर्क नहीं है, लगभग सेम ही है, लेकिन कुछ तो फर्क है, तभी तो अलग बताया गया है। अगर सेम ही होता, ऑर्गेनिज्म भी सेम होते, प्रोसेस भी सेम होता, रिप्रोडक्शन करने का तरीका भी सेम होता, तो क्या अलग अलग चीजें फिर होती? नहीं। अब मैं तुम्हें दोनों के एक साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से इनका डिफरेंस भी समझ में आ जाए। एक हमारा टाइप होता है फ्रेगमेंटेशन जो कि असेक्सुअल का टाइप है, और एक हमारा टाइप होता है रीजनरेशन जो कि ये भी असेक्सुअल का टाइप है। दोनों के दोनों क्या है? असेक्सुअल के टाइप माने जाते हैं। देखना ये कि दोनों में फर्क क्या होता है। देखो, जब हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, देखो फ्रेगमेंट, जब हम बात करते हैं ना फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है पीसेस, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स। जब कोई ऑर्गेनिज्म के बीच में से पार्ट कट कर दिए जाएं, जब किसी ऑर्गेनिज्म के बीच में से पार्ट कट कर दिए जाएं और वो पार्ट धीरे धीरे अपने आप डेवलप हो जाएं, ध्यान से सुनो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्या कर दो? टुकड़े कर दो। किसी भी ऑर्गेन मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, हर एक में नहीं होता। हमारे टुकड़े कर देंगे तो हमारे अंदर हो जाएगा? नहीं। क्या हमारे अंदर फ्रेगमेंटेशन अप्लाई हो सकता है? पहली बात तो ये असेक्सुअल है और हम लोग एनिमल हैं। एनिमल के अंदर असेक्सुअल नहीं होता, सेक्सुअल होता है। ठीक है, ये प्लांट्स में अप्लाई होता है, एल्गी के अंदर होता है। मैं एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताता हूं तुम्हें, इसको बोलते हैं स्पिरोजीरा। क्या बोलते हैं इसको? स्पिरोजीरा। ये एक प्रकार की क्या होती है? एल्गी होती है। इस एल्गी को बीच में से चक्कू से कट कर दोगे ना, नाइफ से कट कर दोगे, फिर कुछ दिन बाद देखना वो अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। स्पिरोजीरा के अंदर कैपेसिटी होती है, इसके जो सेल्स होते हैं ना, भाई होता क्या है इसके अंदर? सेल्स ही होते हैं। इसके सेल्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि ये अपने पार्ट्स को एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लेती है, अपने पार्ट को कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लेती है। ये एल्गी अगर हम इसके सेल्स के बीच में से कट भी कर दें तो इसके अंदर, सेल्स के अंदर कैपेसिटी है खुद को धीरे धीरे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लेगी। लेकिन अब मैं बात करता हूं रीजनरेशन की। फ्रेगमेंटेशन अप्लाई होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म में, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में अप्लाई नहीं होता। ऑर्गेनिज्म अगर डेवलप्ड है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसकी आईज हैं, उसका माउथ है, उसके अंदर ऑर्गन है, तो फ्रेगमेंटेशन अप्लाई नहीं होगा। ध्यान से सुनो, तुमने एक बचपन से चीज सुनी होगी, सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू,
टिश्यू से बनता है पूरी बॉडी के ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं पार्ट्स पूरी बॉडी के, मतलब बॉडी पार्ट्स। ध्यान रखना, एल्गी के अंदर काम सिर्फ कहां तक होता है? सेल तक, ज्यादा से ज्यादा टिश्यू तक, बस। ऑर्गन नहीं होते एल्गी के अंदर, कोई ऑर्गन फोर्गन नहीं होता। इसका काम केवल कहां तक होता है? सेल्स तक, या ज्यादा से ज्यादा टिश्यू तक। तो एल्गी सबसे ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म में मानी जाती है, इसलिए इनके अंदर सिर्फ कौन सा मेथड अप्लाई हो जाता है? फ्रेगमेंटेशन। अब बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन उन चीजों में अप्लाई होता है, उन ऑर्गेनिज्म में अप्लाई होता है जहां पर टिश्यू से आगे क्या डेवलप हो चुका होता है? ऑर्गन। टिश्यू से क्या डेवलप हो चुका है? आगे ऑर्गन। मतलब यहां पे ऑर्गेनिज्म थोड़े से डेवलप्ड होते हैं। यहां पर सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर चलता है फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन का भी सेम मतलब है, पार्ट्स को कट करना और कट करने के बाद उनसे क्या बन जाना? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। लेकिन तुम बोलोगे कि भैया आप रीजनरेशन में भी यही बोल रहे हो कि ऑर्गेनिज्म को कट करके नया ऑर्गेनिज्म बनाना, आप फ्रेगमेंटेशन में भी यही बोल रहे हो कि ऑर्गेनिज्म को कट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना, तो दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क ये है, ये अप्लाई होता है सिंपल और बेसिक ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल एल्गी। और रीजनरेशन अप्लाई होता है उन ऑर्गेनिज्म में जिनके अंदर सेल है, जिनके अंदर टिश्यू है, और जिनके अंदर ऑर्गन भी हैं, आईज हैं, माउथ है। जैसे कि हमारा प्लानेरिया, तुम अपनी बुक के अंदर देख सकते हो, प्लानेरिया के अंदर आईज और माउथ दिखाया गया है, लेकिन स्पिरोजीरा के अंदर आईज और माउथ नहीं दिखाया गया। अभी मैं दोनों के डायग्राम बनवा दूंगा, आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि क्या चीज है फ्रेगमेंटेशन और क्या चीज है रीजनरेशन, ठीक है। तो जब मैं डायग्राम बनाऊं तब बनाना। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैपिटल बी। अभी तक हमने केवल एक ही टाइप पढ़ा है, फिशन। फिशन के दोनों कर लिए थे, बाइनरी भी कर लिया था और मल्टीपल भी कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या पढ़ने वाले हैं अब हम? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े, फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीसेस। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के टुकड़े कर दिए जाएं, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पीसेस कर दिए जाएं, तो उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो खुद को डेवलप कर लेती हैं, खुद से एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती हैं। और एल्गी, काई तो भाई फैलती चली जाती है ना, हरे कलर की, तुमने देखा हो ग्रीन कलर की जो काई होती है, चक्कू से बीच में कट करोगे, एक दो दिन बाद वो फिर से ज्वाइंट हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी, कोई नहीं रोक सकता उन्हें। अभी मैं एग्जांपल देकर दिखाऊंगा। तो ध्यान रखना, जो मैंने फिशन अभी अभी कराया था वो यूनिसेलुलर के लिए था। अब जितना भी आगे का टॉपिक कराऊंगा वो सबके सब मल्टी के लिए आएंगे। तो लिखो फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फॉर मल्टीसेलुलर organisms। fragmentation for multicellular, fragmentation for multicellular organisms like multicellular organism like algae, multicellular organism लाइक एल्गी। एल्गी तो कई सारी होती हैं, लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं स्पिरोजीरा की। लिख दो स्पेलिंग, लाइक एल्गी, ब्रैकेट में लिख लो स्पिरोजीरा। कुछ लोग इसको स्पायरोजीरा भी बोलते हैं, स्पायरो चल सकता है, लेकिन सही वर्ड है स्पिरोजीरा, ब्रैकेट में लिख लेना स्पिरोजीरा। अब मैं बताता हूं फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है। देखो, फ्रेगमेंटेशन कहने का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को ब्रेक कर देना, उसको ब्रेक कर देना, उसको टुकड़ों में, पीसेस में, और फिर वो पीसेस से कंप्लीट क्या तैयार कर लेते हैं? खुद को एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। पहले उसको तोड़ो टुकड़ों में, और फिर वो टुकड़े खुद को धीरे धीरे किस में डेवलप कर लेंगे? ऑर्गेनिज्म। ये डेफिनेशन है, बस लिखो अब डेफिनेशन। हाँ, स्पिरोजीरा के बाद फुल स्टॉप लगा लेना। अब लिखो, दे ब्रेक्स अप, ब्रेक्स अप टूटना, दे ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस, दे ब्रेक्स अप इनटू
इनटू INTO, ये मत सोचना इनटू TWO वाला नहीं, इनटू INTO। दे ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस, breaks up into smaller pieces during the process, breaks up into smaller pieces during the process। और मुझे बताओ फिर ये पीसेस खुद को किस में डेवलप कर लेते हैं, ऑर्गेनिज्म में, है ना। तो लिखो these pieces grow, बोर्ड पे लिखा हुआ है ग्रो, these pieces grow into new organisms, these pieces grow into new organisms, ठीक है। तो देखो थोड़ा रुक कर बनाना डायग्राम, पहले मुझे बनाने देना फिर बनाना। शायद तुम्हारी बुक में दे रखा हो, शायद ना दे रखा हो ना। एल्गी बना रहा हूं मैं, डबल लेयर स्ट्रक्चर बनाना है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और छोटे मोटे इस तरह से डॉट दिखा देना। सेल का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इंटरनल, और ये जो बीच में मैंने बना रखा है पूरी तरह से मैं बना नहीं पाया ये डिजाइन, है ना। ये हमारा डीएनए तुम्हें मालूम होगा, डबल लेयर स्ट्रक्चर बनाना, है ना। तुमने देख लिया हो किस तरह से बनाया है। ये जो मैंने एल्गी बनाई है ये है हमारी स्पिरोजीरा। कौन सी एल्गी कहलाती है ये? स्पिरोजीरा। अब देखो मैं किस तरह से इसके दो टुकड़े करने वाला हूं। इस एल्गी के मैं किस तरह से दो टुकड़े करूंगा। पहले तो ये स्पिरोजीरा बना लो। अब इसके अंदर मैं कौन सा मेथड अप्लाई करने वाला हूं? फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन के बाद इसके दो टुकड़े कर दिए, ऐसे बना देना, है ना। बनाओ भाई, मैंने मार्कर खर्च करा है काफी। लगना चाहिए कि बीच में से कट किए गए, समझ रहे हो ना। ऐसा लगना चाहिए कि हमने इन पीसेस को बीच में से कट करा है। बना दो भाई। देखो बोर्ड पे देखो, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, अभी मत बनाना। बोर्ड पे देखो, मैंने इस डीएनए को वहीं से कट करा है। देखो यहीं से शुरुआत हो रही है ना दूसरे डीएनए की। देखो बिल्कुल वहीं से लग रहा है ना, जहां से इसकी एंडिंग हुई है वहीं से दूसरे वाले की स्टार्टिंग हुई। लग रहा है कि मैंने बीच में से इनको कट कर दिया, तो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पर कंप्लीट करो, समझ रहे हो ना। तो अब इनको ड्रॉ कर लो। देखो मैंने स्पिरोजीरा को कितने पार्ट में कट कर दिया? 2 पार्ट में। मैंने इनके बीच में क्या अप्लाई करा है? मैंने इनके बीच में अप्लाई करा है फ्रेगमेंटेशन। ये है हमारा पीस 1,
और ये हमारा पीस 2, और बाद में ये दोनों पीस एक कंप्लीट एल्गी बना लेंगे, मतलब और फैल जाएंगे। ये अपना डीएनए और ये अपना डीएनए कंप्लीट कर लेंगे समय के साथ साथ, ये मत सोचना कि रह जाएगा, पूरा करके रहेंगे, इनको कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, अब दोनों को अगर अगर क्या बनाना ही है भाई, वीडियो पोस्ट करके बनाना चाहो तो बना लो, और अगर साथ साथ बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। डायग्राम क्लियर और बढ़िया होना चाहिए। मैं हर एक डायग्राम बोर्ड पर नहीं बनाता हूं, इसलिए जो बनाता हूं उसको ध्यान से बना लिया करो। अगर खराब मुझे तुम्हारे रजिस्टर में देखने को मिला, ये टेम्परेरी डायग्राम देखने को मिला, तो फिर वो डायग्राम मैं देखते के साथ ही फाड़ दूंगा। ठीक है, तो अब डायग्राम तुमने बना लिया होगा, और डायग्राम के नीचे ना एक नोट लिखो। अब मैं नोट के अंदर कुछ खास बातें लिखवाऊंगा। तुम्हें याद होगा मैंने अभी अभी बताया था कि हर तरह के ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन अप्लाई हो सकता है? नहीं, फ्रेगमेंटेशन उन्हीं में अप्लाई होता है जिनमें कहानी कहां तक चलती है, सेल तक। कहानी जहां तक कहां तक चल रही है, टिश्यू तक बस। टिश्यू के बाद अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन भी हैं, ऑर्गन वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर तुम फ्रेगमेंटेशन अप्लाई नहीं कर सकते, उसके अंदर अगला मेथड निकल कर आएगा रीजनरेशन। क्यों? क्योंकि फ्रेगमेंटेशन इतना डेवलप्ड मेथड नहीं है कि वो इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लानेरिया, अपनी बुक के अंदर देखो रीजनरेशन इन प्लानेरिया दिखा रखा है, और अपने प्लानेरिया के अंदर देखो एक छोटा सा कार्टून टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा। इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है भाई, रफली देखो, मैं सही से बना नहीं पाया, ऐसा बना हुआ है। ये होता है हमारा प्लान एरिया, दिखने में भी ऐसे लगता है। इसमें ऑर्गन होते हैं, मल्टी सेलुलर है, सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल नहीं जितना फ्रेगमेंटेशन में होता है। ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा बहुत एडवांस्ड है, अभी इससे भी एडवांस्ड आएंगे। ये इतना जरूर है कि इसके पास ऑर्गन है, सेल तो है ही, टिश्यू भी है, लेकिन ऑर्गन भी, आईज होती हैं इसकी। इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन फेल हो जाता है। पेपर में आता है कि प्लानेरिया के अंदर फ्रेगमेंटेशन काम क्यों नहीं करता, और प्लानेरिया के अंदर रीजनरेशन काम क्यों करता है। इस बात के लिए लिख लो नोट। तो पहले नोट लिखो, फिर मैं समझाता हूं। लिखो, कई बार पेपर में आया है कि फ्रेगमेंटेशन हर तरह के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अप्लाई क्यों नहीं होता, तो क्यों नहीं होता वो लिखो। लिखो, fragmentation is not true for all multicellular organisms. Fragmentation is not true. Fragmentation is not true for all multicellular organisms. For all multicellular organisms, because मैंने एक रीजन बताया था। स्पिरोजीरा क्या है? स्पिरोजीरा में ज्यादा से ज्यादा क्या है? सेल है। स्पिरोजीरा में ज्यादा से ज्यादा क्या है? टिश्यू है ना, ऑर्गन तो नहीं है ना। जिनमें ऑर्गन नहीं होता वहां पर तो फ्रेगमेंटेशन बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, लेकिन जब डेवलपमेंट होने लगती है ऑर्गन की, तो फ्रेगमेंटेशन इतना कामयाब नहीं हो पाता है। तो लिखो, fragmentation is not true for all multicellular organisms because specialized cells, because बोर्ड पे लिख देता हूं मैं स्पेशलाइज्ड, because स्पेशलाइज्ड मतलब स्पेशल सेल, स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, है ना। सेल से क्या बन जाता है? टिश्यू। भाई ये बात तो यहां पर भी थी, अभी जरा आगे लिखो, बिकॉज स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑर्गेनाइज्ड, स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, है ना। सेल से क्या बन जाता है? टिश्यू। तो स्पायरोजीरा, स्पिरोजीरा में तो टिश्यू तक तो था, लेकिन अब मैं बोलूंगा ऑर्गन भी। लिखो, स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज and tissues organized into organs, and tissues
ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज organized into organs, tissues organized into 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 organs, है ना। ये खासियत यहां पर नहीं थी, है ना। सेल से टिश्यू बन रहा था, अच्छी बात है, स्पायरोजेरा में बनता है, लेकिन टिश्यू से ऑर्गन तो नहीं था ना। प्लानेरिया में ऑर्गन होता है, इसमें तुम फ्रेगमेंटेशन नहीं लगा सकते। प्लानेरिया में देखो मतलब वही है, यहां पर भी मैं बोलूंगा ऑर्गेनिज्म को कट कर दिया जाता है और फिर एक डेवलप हो जाता है एक नया ऑर्गेनिज्म हर एक पार्ट से, है ना। यहां पर भी मैंने वही बोला कि ऑर्गेनिज्म को कट कर दिया जाता है, डेवलप हो जाता है। मेथड सेम है, लेकिन किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा लगेगा ये फर्क है, समझ रहे हो ना। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए, ये उन ऑर्गेनिज्म के लिए जहां पर सेल है, जहां पर टिश्यू है, ये उनके लिए जहां पर सेल है, टिश्यू है और ऑर्गन भी है ना। समझ रहे हो ना। ऑर्गन के बाद और भी ज्यादा एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है। टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स, ठीक है। लिखो देयरफॉर दे नीड मोर कॉम्प्लेक्स, है ना। इनका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्लानेरिया का। जब इनके अंदर क्या बनने लगते हैं, ऑर्गन, तब इनका स्ट्रक्चर और भी ज्यादा कैसा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे हम लोगों का कितना कॉम्प्लेक्स है, अंदर हमारे ऑर्गन ही ऑर्गन है, लीवर्स, हार्ट, है ना। लीवर्स तो नहीं है कि लीवर होता है, लीवर, हार्ट, है ना, किडनी वगैरह, ये सब ऑर्गन ही तो है। तो हमारा अंदर का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमको हम ही लोग ठीक कर सकते हैं, कोई और ठीक नहीं कर सकता, है ना, डॉक्टर। तो इसी में लिखो देयरफॉर दे नीड मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन, therefore they need more complex way of reproduction। मतलब इसके अंदर अगर तुम्हें रिप्रोडक्शन करना है तो मेथड भी कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए, फ्रेगमेंटेशन नहीं होना चाहिए। कई बार पेपर में आ चुका है कि आपके अनुसार फ्रेगमेंटेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड माना जाएगा या रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन किस में अप्लाई होता है, सिंपल ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ये सिंपल मेथड है। रीजनरेशन किस में अप्लाई होता है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि वो कैसा मेथड है, कॉम्प्लेक्स। तो पेपर में अगर आ जाता है कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में से कौन सा मेथड कॉम्प्लेक्स माना जाता है, तो तुम्हें बताना है रीजनरेशन, क्योंकि रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन के मुकाबले उन ऑर्गेनिज्म में लगता है जो ऑर्गेनिज्म थोड़े से डेवलप्ड होते हैं, जिनके पास ऑर्गन होते हैं, और फ्रेगमेंटेशन उनमें लगता है जिनमें सिर्फ सेल और टिश्यू होते हैं, ऑर्गन नहीं होते। देयरफॉर दे नीड मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। अगर हम इस तरह के ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमें मेथड भी कौन सा लगाना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स। और वो कौन सा मेथड है, वो ये वाला मेथड है, रीजनरेशन। वो कौन सा मेथड है, रीजनरेशन, है ना। नाम से ही पता चल रहा है भाई, रीजनरेट। एक बार ऑर्गेनिज्म मार दिया, मतलब कट कर दिया, उसके बाद वो फिर डेवलप हो जाएगा। अब तुम सोच रहे होंगे भैया हर एक किसी में अप्लाई होता है क्या, नहीं, हर किसी में अप्लाई नहीं होता। जैसे कि लिजर्ड में हमें देखने को मिलता है कि अगर उसकी टेल कट कर दी जाए, पूंछ, छिपकली है, रेप्टाइल है, प्लांट नहीं है, एनिमल की कैटेगरी में। रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअली होता है, उसके अंदर एग से होता है, ठीक है, अंडे से, लेकिन उसकी टेल के अंदर है ना रीजनरेशन की कैपेसिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि छिपकली के अंदर रीजनरेशन पाया जाता है, छिपकली की पूंछ के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, वो सिर्फ पूंछ को डेवलप कर सकती है। अगर तुम छिपकली को बीच में से कट कर दोगे ना, तब तो वो मरी गई है। ये मत सोचना कि 1 घंटे तक बैठा रहूं और नई छिपकली बनेगी, नहीं बनेगी, मर गई वो तो, है ना। पूंछ के अंदर कैपेसिटी होती है, उसके अंदर पूंछ कट कर दी तो पूंछ तो बेकार हो गई, पूंछ से दोबारा छिपकली नहीं आएगी। हाँ, छिपकली की नई पूंछ जरूर आ जाएगी, कैपेसिटी है, नेचुरल है, मैं क्या करूं, उसमें होती है तो होती है। इस चक्कर में मत रहना कि छिपकली के 3 टुकड़े कर दिए और फिर बैठे रहो देखेंगे कब बनेगी, नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि उसकी वो रीजनरेशन की कैपेसिटी सिर्फ उसकी टेल में होती है, बस। तो अब हम अगला टाइप पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया चीज है, रीजनरेशन। बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो खुद को कट कर लेते हैं, मतलब अगर हम उन्हें कट भी कर दें ना
तो भी वो डेवलप हो जाते हैं एक नए ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि हमें देखने को मिलता है प्लानेरिया, है ना, प्लानेरिया के अंदर देखने को मिलता है ये एक सी सी बर्ड होता है, समुद्री। तो उस हिसाब से तुम्हें ध्यान रखना है और काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो थोड़ा सा रुक कर ड्रॉ करना भाई, या चलो इस वाले डायग्राम को मैं नहीं बनाऊंगा, वैसे ही कार्टून सा है अजीब सा। तो देखो मैंने दिल खोलकर प्लानेरिया बना दिया। देखो अगर इस ऑर्गेनिज्म को बीच में अच्छा जिसके पास अगर एनसीईआरटी है इस समय तो बहुत ही बढ़िया रहेगा कि अपनी बुक खोल लो, क्योंकि अब मैं इससे आगे का ड्रॉ नहीं कराऊंगा, मैंने एक बार ड्रॉ कर दिया बस। अब तुम्हें क्या करना है, बुक खोल लो, इसके 3 टुकड़े आगे दिखा रखे हैं, इसके ना 3 पीसेस कर दिए गए हैं, और फिर से वो 3 पीसेस जो है किस तरह से डेवलप हो जाएंगे वो तुम देखना अपनी बुक के अंदर। तो देखो मैंने बोला है कि मैंने बना दिया, अभी बनाना मत, पहले लिखना है फिर बनाना है, ठीक है, मैं बता दूंगा कब बनाना है। पहले रीजनरेशन के अंदर थोड़ा सा लिखो। तो मुझे बताओ सिंपल ऑर्गेनिज्म में अप्लाई होता है या थोड़े से डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में? थोड़े से डेवलप्ड। तुम सोचोगे ये वर्ड क्यों लगाया थोड़े से डेवलप्ड? हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अप्लाई नहीं होता, हाईली फंजाई में नहीं होता, फंजाई में थोड़ी ना होता, किसी किसी में हो जाता है ना। तो हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में ये अप्लाई नहीं होता, ये कुछ में होता है बस, ये भी है ना। अभी तो देखना कितने टाइप्स आएंगे। तो पहले रीजनरेशन में लिखो, लिखो इट इज द एबिलिटी ऑफ, इट इज द एबिलिटी ऑफ फुल्ली, it is the ability of fully differentiated, बोर्ड पे लिखा हुआ है, it is the ability of fully differentiated। differentiated का मतलब है developed, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ ना, complex। it is the ability of fully differentiated organism, fully differentiated organism to give rise, बोर्ड पे लिखा हुआ है, to give rise, to give rise to new individual organisms, to give rise to new individual organisms, to give rise to new individual organisms, individual organisms, individual organisms from their body parts। ये वाला देयर आएगा, from their body parts, है ना, from their body पार्ट्स। मतलब अगर इनके बॉडी के पार्ट के टुकड़े कर दिए जाएं तो उनमें कैपेसिटी होती है, उनमें एबिलिटी होती है, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, उनके अंदर पावर है खुद को एक नए ऑर्गेनिज्म में बदलने की। समझ रहे हो ना, 3 टुकड़े कर दे तो वो धीरे धीरे एक नया प्लानेरिया बना लेंगे, जैसे कि तुम्हारी बुक के अंदर बना हुआ है ना। तो बना हुआ है तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा देख के ना। अब एक लाइन छोड़ के ना पहले एग्जाम्पल लिखना है, डायग्राम अभी भी मत बनाना, अभी मत बनाना। अब पहले एग्जाम्पल लिखो एक लाइन छोड़ के। तुम सोच रहे होंगे हाइड्रा के अंदर बर्डिंग होता है, बिल्कुल हाइड्रा के अंदर बर्डिंग भी होता है, लेकिन कभी कभी उसके अंदर रीजनरेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो लिख लो फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लानेरिया, एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लानेरिया, हाइड्रा एंड प्लानेरिया, प्लानेरिया बोर्ड पे लिख दूं, चलो खुद ही लिखो, हाइड्रा एंड प्लानेरिया कैन कट इनटू, कैन कट, और ऐसा नहीं 3 ही टुकड़े, जितने मर्जी टुकड़े कर दो इसके जितने ज्यादा टुकड़े उतना ज्यादा ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा एंड प्लानेरिया कैन कट
into any number of pieces, can cut into any number of pieces, any number of pieces to give new individuals, any number of pieces to give new individuals, any number of pieces to give any number of pieces to give new individuals, to give new individuals। ठीक है, तो देखो बिल्कुल वही चीज नहीं है, फ्रेगमेंटेशन में भी मैंने वही बोला था कि टुकड़े हो जाते हैं फिर नया बन जाता है, यहां पर भी मैं वही बोल रहा हूं, टुकड़े हो जाते हैं कि नया बन जाता है। तो फर्क क्या है, समझ में आ गया होगा, ऑर्गेनिज्म का फर्क है, उनके सेल्स का, उनकी कैपेसिटी का फर्क है। ठीक है, तो अब तुम अपनी बुक के अंदर से बाकी का डायग्राम बनाना, और मैं कोई सा भी डायग्राम टेस्ट में पेपर में कभी भी दे सकता हूं और तुम्हारे रजिस्टर के अंदर चेक भी कर सकता हूं। तो इस तरह से प्लानेरिया में कामयाबी मिलती है रीजनरेशन को। कई बार पेपर में आता है कि रीजनरेशन, तुम्हें एक वर्ड याद होगा, अभी अभी मैंने फ्रेगमेंटेशन वाले टॉपिक के अंदर नोट के अंदर एक बात लिखवाई थी, स्पेशलाइज्ड सेल्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उन सेल से टिश्यू बन जाता है, टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है, और तब कौन सा रिप्रोडक्शन काम आता है, रीजनरेशन, है ना। तो पेपर में आता है कई बार, उन सेल्स के नाम बताइए जिनकी वजह से रीजनरेशन पॉसिबल हो पाता है, तो तुम्हें बताना है स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये बात है ना, डायग्राम तो तुमने बना ही लिया होगा, ये बात डायग्राम के बाद नोट नंबर 1 में लिखो, लिखो नोट नंबर 1 के अंदर, रीजनरेशन इज कैरिड आउट, रीजनरेशन इज कैरिड आउट, बोर्ड पे लिखा हुआ है, रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। इनके अंदर कैपेसिटी होती है दुनिया भर के पार्ट्स बनाने की, ऑर्गन बनाने की, है ना, टिश्यू बनाने की, जो नॉर्मल सेल में नहीं होती है। ठीक है, कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, इसी में लिख लो, दीज सेल्स प्रोलिफेरेट, बोर्ड पे लिखा हुआ है, दीज सेल्स प्रोलिफेरेट। प्रोलिफेरेट का मतलब होता है एबिलिटी, एबिलिटी टू डेवलप, एबिलिटी टू एक्सपेंड, मतलब सेल्स को डेवलप करने की शक्ति, सेल्स को बनाने की शक्ति, पार्ट्स को बनाने की शक्ति, ऑर्गन को बनाने की शक्ति, इन सेल में होती है पावर, है ना, एबिलिटी। दीज सेल्स प्रोलिफेरेट, प्रोलिफेरेट, प्रोलिफेरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, जरा सी देर में दुनिया के सेल बनाते रहते हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स। These cells proliferate and make large number of cells, large number of मतलब बहुत सारे, large number of cells, large number of cells। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर ये स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं हैं तो उनके अंदर रीजनरेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं तो उनमें रीजनरेशन होगा। कई बार पेपर में आता है अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं है तो क्या रीजनरेशन होगा, तो तुम्हें बताना है नहीं, नहीं होगा। ये बात लिख लो नंबर 2 में। सिर्फ कॉम्प्लेक्स होना काफी नहीं है, स्पेशलाइज्ड सेल्स भी होने चाहिए। जैसे कि लिजर्ड वाला एग्जांपल दिया था, उसकी टेल वाली साइड में वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं तो वहां पर रीजनरेशन होता है, लेकिन पूरी बॉडी में नहीं होते। तो लिखो बट, सेकंड पॉइंट में लिखो, बट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स। जब हम उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं ना, बट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव, but complex organisms do not have specialized cells, specialized cells
So regeneration not possible. So regeneration not possible. So regeneration not possible. तो उनमें रीजनरेशन नहीं हो सकता बिना स्पेशलाइज्ड सेल्स के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला टाइप जो है बडिंग। देखो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें देता हूं। तुमने देखा होगा पेड़, पेड़ होता है, पेड़ की एक छोटी सी ब्रांच निकलती है ना, एक छोटा सा पार्ट बाहर निकलता है पेड़ से, और धीरे धीरे वो ब्रांच एक बड़ी ब्रांच में डेवलप हो जाती है, फिर उस ब्रांच से एक और ब्रांच निकलती है। वही चीज बडिंग में होती है। बडिंग कहने का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसा मेथड, उसमें क्या होता है, मान लो एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं, हाइड्रा का एग्जांपल मैं दे रहा हूं। देखो इस तरह से होता है हाइड्रा, मैं ज्यादा अच्छे से तो नहीं बना पाऊंगा, रहने ही दो, बन नहीं पाएगा। तुम लोगों की बुक होगी, बुक के अंदर हाइड्रा का एग्जाम्पल दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी में से ना एक छोटा सा पार्ट बाहर निकलने लगता है, धीरे धीरे एक छोटा सा पार्ट बाहर निकलने लगता है, और धीरे धीरे वो बाहर निकलता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो पार्ट निकलकर पूरा अलग हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तुम अपनी बुक के अंदर देखो, जिनके पास एनसीईआरटी, अच्छी बात है, खोलकर देखो, हाइड्रा का एग्जाम्पल दिखा रखा है। उसके अंदर क्या है, एक छोटा सा बर्ड निकल रहा है, और फिर वो बर्ड धीरे धीरे कंप्लीट हाइड्रा बन जाता है। तो छोटा सा एक पार्ट निकलता है, पहले किससे निकलता है, पेरेंट जनरेशन से। मतलब अगर हाइड्रा का एक पेरेंट जनरेशन तुम्हारे पास है, तो उसमें से धीरे धीरे क्या निकलने लगेगा, एक छोटा सा बर्ड, एक पार्ट निकलने लगेगा, और वो पार्ट धीरे धीरे निकलकर पूरा कंप्लीट क्या बन जाएगा, एक दोबारा से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, मतलब हाइड्रा बन जाएगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल है। पहले तो डी के अंदर एक डेफिनेशन लिखना बर्डिंग की, कि बर्डिंग का मतलब क्या होता है। तो लिखो, इन दिस रिप्रोडक्शन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी, इन दिस रिप्रोडक्शन अ स्मॉल पार्ट, इन दिस रिप्रोडक्शन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी, a small part of the body of parent grows out, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ग्रोस का मतलब निकलना और आउट मतलब बाहर की तरफ, ग्रोस आउट है ना, बाहर की तरफ बढ़ता है। वो एक बॉडी का पार्ट धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ता है। ग्रोस आउट एज बर्ड, ग्रोस आउट एज बर्ड, बर्ड की तरह, ग्रोज आउट एज बर्ड। तो पेपर में कई बार आ चुका है कि रीजनरेशन कौन से सेल से होता है, तो तुम्हें बताना है स्पेशलाइज्ड सेल्स। अभी अभी मैंने बताया था ना पिछले टॉपिक के अंदर, रीजनरेशन किस सेल्स की वजह से होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स। लेकिन हाइड्रा के अंदर जो बडिंग होती है, या फिर ये जो बडिंग वाला मेथड होता है, ये कौन से सेल की वजह से होता है, उन सेल का नाम होता है रीजनरेटिव सेल्स। तुम्हें ऐसा लगेगा भैया ये रीजनरेटिव सेल तो रीजनरेशन में होना चाहिए था, नहीं, नाम से ही तो लग रहा है रीजनरेटिव सेल्स, लेकिन होता ये बडिंग के अंदर है। बडिंग उन्हीं ऑर्गेनिज्म के अंदर हो पाती है जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, रीजनरेटिव सेल्स। और रीजनरेशन किन के अंदर पॉसिबल हो पाती है, जिनके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स। समझ रहे हो ना दोनों में फर्क क्या है। रीजनरेशन के अंदर कौन से सेल जरूरी है, स्पेशलाइज्ड, और बडिंग के अंदर कौन से सेल जरूरी है, रीजनरेटिव सेल्स, ठीक है। तो कई बार पेपर में आ चुका है, देखो क्या था, विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बडिंग इन हाइड्रा, उन सेल्स का नाम बताइए जिसकी वजह से हाइड्रा में बडिंग देखने को मिलती है। तो तुम्हें उन सेल का नाम बताना है रीजनरेटिव सेल्स, है ना। तो नोट के अंदर लिख लो, नोट के अंदर लिखो रीजनरेटिव सेल्स, बोर्ड पे स्पेलिंग लिखी हुई है, रीजनरेटिव सेल्स हेल्प इन बडिंग,
हेल्प करते हैं या इन्हीं की वजह से बडिंग हो पाती है ना। रीजेनरेटिव सेल्स हेल्प इन बडिंग, रीजेनरेटिव सेल्स हेल्प इन बर्डिंग। अब वो जो डायग्राम हाइड्रा का तुम्हारी बुक के अंदर दे रखा है उसे फटाफट से वीडियो पोस्ट करके बना लो, 3 या 4 पार्ट के अंदर, शॉर्ट में मत बना देना। और डायग्राम क्लियर होना चाहिए, किसी का भी डायग्राम मैं क्लास में कभी भी देख सकता हूं और गलत सलत हुआ तो काट दूंगा और फाड़ दूंगा पेज भी। अगला टाइप देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस पर टिक कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब पहले तो कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये प्रोपगेशन क्या चीज है। देखो प्रोपगेशन का मतलब यहां पर है ना, सिंपल वे में ऐसे सोचो, प्रोडक्शन मतलब एक ऐसा मेथड जो जो किसके लिए अप्लाई किया जाता है, वेजिटेबल्स के लिए, जनरली फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, है ना, वेजिटेबल्स के लिए, इस तरह की चीजों के लिए। प्रोपगेशन का मतलब होता है फैलाव। मतलब अगर वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करना है, प्रोपगेशन करना है, समझ रहे हो ना, उसका फ्लो में लेकर आना है, प्रोपगेशन करना है, तो उसके लिए भी एक मेथड बनाया गया है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हें मालूम ही है, प्लांट की ग्रोथ या तो स्टेम से होती है, स्टेम उसका पूरा का पूरा तना, किसी भी तरह का पौधा हो, किसी भी तरह का पेड़ हो, कोई सी भी चीज हो, है ना, प्लांट में, उससे उसकी ग्रोथ होती है स्टेम से, पूरे तने से ब्रांचेस निकलती है ना। और कई बार रूट से। तुम्हें मालूम होगा शकरकंद, बताओ, शकरकंद जमीन के अंदर होते हैं, रूट के अंदर होते हैं। अभी तुम्हें ये बात मालूम नहीं होगी, आलू भी उसी के अंदर होते हैं, ग्राउंड नट्स भी जमीन के अंदर ही होती हैं। बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे हैं, फ्रूट्स ऐसे हैं और बहुत सारी प्लांट्स ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर ग्रोथ करते हैं। तो रूट से भी प्रोडक्शन होता है, स्टेम से भी प्रोडक्शन होता है, और तो और लीफ से भी प्रोडक्शन होता है। तुम कहोगे भैया पत्तियों से कैसे होता है, बताऊंगा मैं। लीफ से भी प्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 तरह का होता है, एक तो तब जब नेचुरली वो खुद ही हो रहा है, तुम्हें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बीज बोने हैं जमीन में, मतलब मिट्टी के अंदर बीज बो दो और अपने आप ही काम शुरू हो जाएगा, वो होता है नेचुरली। और आज के समय में तो आर्टिफिशियल भी काम होने लगा है, कटिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है, सब चीजें बताऊंगा क्या क्या होता है ना। लेकिन पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब लिखना है, इसके आगे लिखना है, हेडिंग के आगे लिख दो, लिखो, इन दिस रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये ज्यादातर प्लांट्स में ही होता है, ज्यादातर क्या उन्हीं में ही होता है। इन दिस रिप्रोडक्शन, इन दिस रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड, new plants are produced from the parts of parent plant. New plants are produced from the parts of parent plants, from the parts of, from the parts of पेरेंट प्लांट। मतलब पेरेंट प्लांट से एक नया प्लांट बनना, या तो स्टेम से या रूट से या पत्तियों से। आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट। और पार्ट्स क्या होते हैं पेरेंट प्लांट के, भाई स्टेम रूट ये सब क्या है, उसके पार्ट्स ही तो हैं। फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट्स लाइक स्टेम्स, लाइक स्टेम्स, रूट्स, लीव्स। लिख लो, लाइक स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। ठीक है, तो 2 तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। एक सब हेडिंग बना दो, लिखो टाइप्स। लिखो टाइप्स के अंदर नंबर 1 पहला, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नंबर 2 लिखो आर्टिफिशियल, नंबर 2 में लिखो
आर्टिफिशियल मतलब जो काम नेचुरली नहीं होता। कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट की ना ग्रोथ रुक जाती है किसी ना किसी वजह से, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से या नेचुरल फैक्टर की वजह से, किसी ना किसी वजह से वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। तो कई बार क्या होता है, उसको आर्टिफिशियली ग्रो किया जाता है और ग्रोथ मिल जाती है, इंक्रीज हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। कैसे, वो हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वाले टॉपिक के अंदर। पहले हमें पढ़ना है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब नेचुरली ये काम जो हो रहा है अपने आप ही उस हिसाब से। और फिर पढ़ेंगे आर्टिफिशियल, जो अपने आप नहीं हो रहा है, जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट है तुम्हारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, ये काफी टाइम्स पूछा जा चुका है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो हमने देख लिया, अब हम एक एक करके दोनों पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ेंगे जो काम नेचुरली होता है ना। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन काफी इंपॉर्टेंट है, अब तक कई बार पेपर में आ चुका है ये।